लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम की जो है प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं और इसमें हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी लॉजिक को स्पेसिफाई करते हैं। एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो प्रॉब्लम होगा, हम उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में जो है वो डिवाइड कर लेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एल्गोरिदम्स आर रिटन इन इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस। एल्गोरिदम्स के लिए कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं होती, ये जनरल लैंग्वेज यूज़ होती है। इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस यूज़ होते हैं एल्गोरिदम्स को लिखने के लिए। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एल्गोरिदम्स जो हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं लिखे जाते, इनको एक जनरल लैंग्वेज में लिखा जाता है जिसको हर कोई इंसान अंडरस्टैंड कर सकता है। कैन बी मॉडिफाइड इनटू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आपने एक दफ़ा एल्गोरिदम्स लिख लिए हैं, इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस लिख लिए हैं, नेक्स्ट आप इन एल्गोरिदम्स को किसी भी लैंग्वेज में मॉडिफाई कर सकते हैं। आप उस एल्गोरिदम को C++ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको जावा में कन्वर्ट कर सकते हैं, विजुअल बेसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करना चाह रहे हो, जिसमें भी कोडिंग करना चाह रहे हो, आप उसमें कोडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉब्लम इज़ ब्रोकन इनटू सिंपल स्टेप्स। आपके पास जो प्रॉब्लम होगा उसको हम सिंपल स्टेप्स में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब जो है इसमें हम लोग डिवीजन कर देंगे। एक हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा, इसको हम सबसे पहले करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो है इसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप करेंगे, फिर हम लोग थर्ड स्टेप कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होंगे। एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट स्टेप्स बना लिए हैं और हम जो है इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। स्टेप्स शुड बी नंबर्ड। हमने जितने भी स्टेप्स लिए हैं हमने उनकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग इसलिए करनी है ताकि हमें इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो हम लोग जो भी प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं उसका जो है एक ऑर्डर रहे, एक सीक्वेंस पता हो कि हम लोगों ने कौन से स्टेप को पहले परफॉर्म करना है और कौन से स्टेप को बाद में। नेक्स्ट स्टेप्स शुड बी डिस्क्रिप्टिव। अब जो हम स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं, स्टेप्स ऐसे होने चाहिए कि जो डिस्क्राइब करें कि वो स्टेप्स जो है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उन स्टेप्स के थ्रू हम लोग कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम एल्गोरिदम्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल 1 देखें। द फॉलोइंग एल्गोरिथम इनपुट्स टू नंबर्स, कैलकुलेट सम एंड देन डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑन स्क्रीन। अब ये हमारे पास क्या है, एक एल्गोरिथम लिखा है जिसका जो है फर्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट का है और एंड वाला स्टेप जो है वो क्या है, एंड का है। यहाँ पे या फिर यहाँ पे एंड लिखा होगा, ठीक है। जब भी हम लोगों ने एल्गोरिथम स्टार्ट करना है तो उसके स्टार्ट में हम लोगों ने स्टार्ट कीवर्ड लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, इनपुट ए। हमने क्या करना है, 2 नंबर्स लेने हैं, इनपुट लेने हैं। यहाँ पे एक नंबर हम लोगों ने इनपुट ए, नेक्स्ट जो है इनपुट बी, नेक्स्ट टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये जो 2 नंबर हैं उनको हम ऐड करेंगे और रिजल्ट जो है वो टोटल में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, डिस्प्ले टोटल। यहाँ से जो है हम लोग आउटपुट शो कराएंगे और यहाँ पे हमारा जो है एल्गोरिथम वो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 देखेंगे। द फॉलोइंग एल्गोरिथम कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ सर्कल व्हेन द रेडियस इज गिवन। हिंट, एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। एरिया का जो है हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो पाई है, पाई की वैल्यू कितनी, 3.144 और ये हमारे पास क्या है, रेडियस इंटू रेडियस। यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं रेडियस इन आर वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, रेडियस की वैल्यू को स्टोर कराएंगे। नेक्स्ट है एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है जिसके थ्रू हम लोगों ने एरिया को फाइंड करना है।
नेक्स्ट है प्रिंट एरिया। ये जो है हमारे पास स्टेप, ये आउटपुट शो कराने के लिए, ये इनपुट लेने के लिए, ये हमारा प्रोसेस है कि हम लोगों ने किस तरह से एरिया निकालना है। ये हमारे पास है आउटपुट, प्रिंट एरिया, ये हमारे पास आउटपुट को डिस्प्ले कराएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड वाला स्टेप क्या है, एंड। यहाँ पे आपका एल्गोरिदम एंड हो जाएगा। हमारे पास एग्जाम्पल 3 है, द फॉलोइंग एल्गोरिदम फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड ऑनवर्ड्स। यहाँ पे क्या है, हमारा एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो है सम इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोगों ने सम में वैल्यू जो स्टोर कराई है वो 1 कराई है। इनिशियली सम की वैल्यू क्या है, 0 है। ऐसे n की वैल्यू भी हमारे पास 0 है। रिपीट स्टेप 5 एंड 6 वाइल n इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। वो कह रहा है कि जो आपका नेक्स्ट स्टेप है 5 और 6, ये तब तक रिपीट करना है जब तक n की वैल्यू 50 से जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर जाती, ठीक है। मतलब जब तक जो है आपकी 50 की वैल्यू आपके पास n की वैल्यू जो है वो 50 या 50 के इक्वल है। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल 3 है, द फॉलोइंग एल्गोरिथम फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमारे पास नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4, और हम लोगों ने ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जो इन नेचुरल नंबर्स को ऐड करे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट सम इज़ इक्वल टू 0। सम में हम लोगों ने वैल्यू 0 स्टोर कराई है, ऐसी n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। रिपीट स्टेप 5 एंड 6 वाइल n इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। वो कह रहा है कि जो हम आपके पास स्टेप नंबर 6 है, 5 है और 6 है, उन दोनों स्टेप्स को आपने तब तक रिपीट करना है जब तक जो है n की वैल्यू जो है वो 50 से कम है या 50 के इक्वल है। जैसे ही 50 से अबव हो जाएगी n की वैल्यू, तब जो है इसने रिपीट करना, इसको बंद कर देना है। इसने कब तक रिपीट करना है, तब तक रिपीट करना है जब तक n की वैल्यू 50 से कम है या 50 के इक्वल है। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस n। अब हमारे पास सम की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हमारे पास क्या है, सम की वैल्यू हमारे पास 1 है। इस सम की जगह हम सम की वैल्यू पुट करेंगे और ये है हमारे पास 0 प्लस n की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे हमारे पास सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये वाला जो हमारे पास सम है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट है n इज इक्वल टू n प्लस 1। अब ये जो है हमारे पास न्यू n है, ठीक है। ये हमारे पास वो n है जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करेंगे। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यू n है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब ये स्टेप क्या कह रहा है, 5 और 6 को रिपीट करना है जब तक n की वैल्यू 50 है या 50 से कम है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 आई है। ठीक है, मतलब 50 से कम है। तो इसका मतलब है हमने फिर जो है इन स्टेप्स को रिपीट करना है। तो यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस n। अब यहाँ पे हमारे पास सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू हमारे पास अभी भी 0 ही थी। नेक्स्ट है n की वैल्यू। n की वैल्यू यहाँ से हमारी 1 से इंक्रीज़ हुई थी, मतलब n की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई थी। अब जो हमारे पास करंट सम है उसकी वैल्यू है 1। ठीक है, सम की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, उसके बाद 6 स्टेप आएगा। 6 स्टेप क्या कह रहा है, n इज इक्वल टू n प्लस 1। अब हमारे पास जो है n की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 थी। 1 में 1 ऐड किया तो हमारे पास जो करंट n है उसकी वैल्यू क्या देगी, 2। यहाँ पे कंडीशन देखी जाएगी, n की वैल्यू अभी भी 50 से कम है, 2 है मतलब 50 से कम है। तो इसका मतलब हमने दोबारा इन स्टेप्स को रिपीट करना है। हम दोबारा जाएंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस n। अब हमारे पास सम की वैल्यू लास्ट क्या थी, सम की वैल्यू हमारे पास 1 थी और 1 प्लस n, यहाँ से हमारी n की वैल्यू 2 हो गई थी। ठीक है, 1 प्लस 1 किया था और n की वैल्यू 2 हो गई थी, और यहाँ पे हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह से हम लोग इन स्टेप्स को रिपीट करते जाएंगे और हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और जो है उनका जो सम है वो यहाँ पे आता जाएगा। सम की वैल्यू जो है उनको सम करके हम लोग यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे। नेक्स्ट है प्रिंट सम। हमारे पास जो सम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी उसको हम प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हमारा जो एल्गोरिदम है वो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एल्गोरिदम के कुछ एडवांटेजेस। फर्स्ट है रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी। जब हम एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं तो ये कम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है। कम्प्लेक्सिटी को इस तरह से कम कर सकता है क्योंकि जो है हमें किसी लैंग्वेज के ऊपर फोकस नहीं करना पड़ता। हमें जो है हम जो है वो डायरेक्टली
जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उस लॉजिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम लोगों ने एल्गोरिदम में लिखा है वो सिंपल इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस है और उनको समझना आसान है। बजाय इसके कि हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर फोकस करें, हम क्या कर सकते हैं, जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की लॉजिक है उसके ऊपर जो है वो फोकस कर सकते हैं और उसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी। इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आपके एल्गोरिदम्स जो हैं वो जनरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस में लिखे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और आप इन एल्गोरिदम्स को जो है किसी भी लैंग्वेज में मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। एल्गोरिदम जनरल पर्पस है और इनको जो है हम किसी भी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्रामर उसकी कोडिंग करना चाहता है वो उसके अंदर कोडिंग कर सकता है। ये क्या है, एक फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि एल्गोरिदम्स को हम इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस में लिखते हैं तो इसका मतलब है हम एल्गोरिदम्स को या एल्गोरिदम्स के अंदर जो लॉजिक बयान की गई है उसको हम जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट क्या होते हैं।